आपके करियर के संभवतः नहीं, सबसे चर्चित केस पर बात करते हैं। उस पर बात नहीं करेंगे तो बातचीत अधूरी रहेगी। मानेसर शिकोहपुर डीएलएफ वाला मामला, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच 3.5 एकड़ की जमीन की म्यूटेशन आपने रद्द कर दी और उसके बाद फिर से आपका तबादला हुआ। इसकी कहानी अगर आप शुरू से बताएं कि ये मामला प्रकाश में कैसे आया, आपको कैसे लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं, ऐसा था कि शिकोहपुर गांव की चकबंदी हो रही थी। तो मैं चकबंदी डायरेक्टर था चकबंदी विभाग में। तो जो भी गांव चकबंदी में लेने होते थे तो उनका रिव्यू होता है, तो रिव्यू कर रहा था। तो इसमें कार्य में विलंब क्यों है? तो चकबंदी के दौरान हम एक बार टेम्पररी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं करते, रोक देते हैं ताकि कि चकबंदी हो सके। क्योंकि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेशन से नहीं रोकते हैं तो फिर वो पहले क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है उनको मुश्तरका खेवट बना देते हैं, एक खेवट, उसमें सबके इंडिविजुअल राइट्स दे देते हैं कि इसके इतने अनडिवाइडेड शेयर है, फिर वो रिपार्टीशन होता है। तो ये एक पार्टीशन की एक प्रक्रिया है। तो उसमें ये देखा गया कि ये केस जो है इसका म्यूटेशन किया गया है, जबकि वो चकबंदी के अधीनता नोटिफिकेशन हो गई। तो हमने देखा कि इसका जो इंतकाल चढ़ाया गया वो सहायक चकबंदी अधिकारी ने चढ़ाया है, उसको वो पावर नहीं थी चढ़ाने की। हमने कहा तुमने क्यों चढ़ाया इसको? अब चूंकि वो एक प्राइम पीस ऑफ लैंड थी तो उसका वो म्यूटेशन उसने कर दिया, क्योंकि म्यूटेशन के बाद जो है उसको क्या मिलता, क्या नंबर मिलता, क्या नहीं नंबर मिलता, वो मतलब कई और चीज थी। तो बेसिकली हमने सिर्फ इतना ही कहा कि उसको अधिकार नहीं है इंतकाल करने की, इसलिए ये इंतकाल रद्द किया जाता है ज्यूरिसडिक्शनल इशू पर कि उसके पास वो अधिकार नहीं है। तो इसलिए उस इंतकाल को रद्द किया गया था। उस इंतकाल को रद्द करते वक्त फिर वो पूरी कहानी निकल करके आई। तो वो कहानी जो है वो पब्लिक स्पेस में प्रदर्शित हुई, लेकिन वो जो मेरा ऑर्डर था, कानूनी ऑर्डर था, वो सरकार ने कभी उस पर अमल नहीं किया। आज तक वो अमल नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे मतलब मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, 7.5 करोड़ रुपए में वो जमीन खरीदी गई, उसके लिए एक चेक दिया गया। वो चेक जिसको दिया गया जब उसको रॉबर्ट वाड्रा की मालिकाना हक वाली कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज ने खरीदा ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से, तो वो उन्होंने कभी इनकैश नहीं कराया? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं? देखिए, इसकी कहानी ऐसे शुरू होती है, जो ये सब चीजें उस ऑर्डर का हिस्सा नहीं था। सरकार ने फिर मुझे चार्जशीट करने के लिए एक प्रिलिमिनरी, उस समय चीफ सेक्रेटरी जो थे वो बहुत ही अपराइट और बहुत ही सही अफसर थे, तो सरकार ने ये प्रेशर डाला गया कि इसको तुरंत चार्जशीट करो कि आपका ये कार्रवाई गलत है, और जो भी जवाब दे उसकी इंक्वायरी करके खाना पूर्ति करके इसको सर्विस से निकालो। सबक हो आगे के लिए कि आप अगर ऊपर में हाथ देंगे तो आपको सबक क्या होगा। लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने, आज भी मैं उनकी जितना भी उनका शुक्रगुजार करूं कम है, उन्होंने कहा नहीं, प्रक्रिया ये कहती है कि चार्जशीट करने से पहले एक बार इनको नोटिस देना जरूरी है, इनका स्पष्टीकरण मांगना जरूरी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन है कि इनका स्पष्टीकरण ले ले। तो उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी 100-150 पेज की रिपोर्ट लगा करके उसको कहा कि ये बिल्कुल सौदा ठीक है, एक्शन चकबंदी अधिकारी का बिल्कुल ठीक है, और मेरा एक्शन जो है गलत है। ये रिपोर्ट 3 मेंबर का IAS की कमेटी की रिपोर्ट में था ये चीज। मुझे एक कमेटी की रिपोर्ट दी गई और बोले आप अब अपना स्पष्टीकरण दें। उस स्पष्टीकरण में फिर मैंने इसकी पूरी तह तक जा करके सरकार को ये रिपोर्ट दी
कि ये तो जो रजिस्ट्री हुई है ये धारा 82 रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये ऑफेंस है। जब आप रजिस्ट्री कराते हैं रजिस्ट्री कार्यालय में तो दो बातें होती है उसमें। एक तो आप अपनी पहचान देते हैं कि मैं अमुक आदमी हूं। अगर आप अपनी इम्पर्सोनेशन करते हैं या गलत पहचान बताते हैं तो वो एक जुर्म है, सेक्शन 82 रजिस्ट्रेशन एक्ट। आईपीसी की धारा में भी है लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक सेक्शन 82 है और उसमें 7 साल की कारावास है। तो बड़ा संगीन जुर्म है, 7 साल की है। दूसरा है कि जो आप ट्रांजैक्शन बताते हैं वो ट्रांजैक्शन सही है, आपने किया है वो ट्रांजैक्शन। आप झूठ नहीं कह सकते कि मैंने वो ट्रांजैक्शन किया नहीं। अगर वो चीज आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो भी एक जुर्म है। तो उसमें ये पाया कि जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट था कि मैंने चेक नंबर इतने से पेमेंट की और स्टैम्प ड्यूटी 45 लाख रुपए, जहां तक मुझे ध्यान है 45 लाख था, 45 लाख रुपए कैश में अदा किया, वो सत्य नहीं था। और वो कंपनीज एक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, उनके शोध करने से ये बातें तथ्य निकला था। बाद में तो और भी शोध हुआ तो उसमें तो मतलब कि उसके लिए तो जो पिछला मालिक था उसने लाइसेंस के लिए भी पैसे दे रखे थे और वो अलग से करीब 7 करोड़ से ऊपर रुपए थे। तो आसान भाषा में इस बात को जो आप कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं था ट्रांजैक्शन, इसको अगर लेमैन्स लैंग्वेज में समझाइए तो क्या मतलब रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए ही नहीं? नहीं दिए, बाद में दिए। लेकिन उसमें स्टेटमेंट ये फिर उनको लिखना चाहिए था रजिस्ट्री डीड में कि हमारा सौदा 7.5 करोड़ में ये सौदा हुआ है जमीन का। 7.5 करोड़ रुपए लगभग इतना ही था। लाइसेंस फी के लिए कंपनी ने, जिससे मैं खरीद रहा हूं, इन्होंने सरकार को पहले ही जमा दे रखा है। मैं इनका जो 14 करोड़ या 15 करोड़ रुपए बनता है वो मैं बाद में अदा करूंगा और वो रजिस्ट्री कर लेते। फिर वो ऑफेंस नहीं था रजिस्ट्रेशन एक्ट में। बाद में उन्होंने पैसे अदा किए लेकिन वो बाद में अदा हुए। एक और लेमैन के नज़रिए से ही सवाल कि ज़मीन जब उन्होंने ख़रीदी उसके महीने भर बाद तत्कालीन हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की जिससे वहाँ ज़मीनों के दाम तेज़ी से बढ़ गए और उसके बाद वो ज़मीन डीएलएफ को बेच दी गई जो एक बड़े बिल्डर हैं और वो उस समय 58 करोड़ रुपए में बेची गई। तो जो ख़रीद और बिक्री के बीच में अगर प्रतिशत प्रॉफिट निकाला जाए तो करीब 700% का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें दो बातें हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली तो कोई अपराध ऐसा दिखता नहीं है, पहले वाले में आप जो कह रहे हैं ऑफेंस है जब ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से खरीदी वो, लेकिन जब डीएलएफ को बेची गई तो जमीन की कीमत 8 गुना लगभग बढ़ गई। इसमें अपराध कैसे है? मैं थोड़ा कुलदीप जी, इसमें सरकार ने एक कमीशन बनाया था। वो कमीशन की रिपोर्ट कभी प्रदर्शित नहीं हुई। बीजेपी की सरकार में भी नहीं हुई। हाँ, वो प्रदर्शित नहीं हुई और उसके बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज हुई 2018 में। उस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन का काम है कि इसमें करप्शन था या नहीं था, ये खोजना। जी हाँ। अब देखिए, मैं आपको बड़ी छोटे से उदाहरण देता हूं। मेरे पास 50 लाख का एक फ्लैट है, आप उसको मुझसे सौदा करते हैं 2 करोड़ में और 2 करोड़ में खरीदते हैं उसे। क्या ये प्योरली प्राइवेट ट्रांजैक्शन है? दूसरा, आपके पास कोई संपत्ति है 5 करोड़ की, मैं आपसे 1 करोड़ में खरीदते हैं, क्या ये प्योरली प्राइवेट ट्रांजैक्शन है? तो जो सरकार के कहने पर जब उन्होंने मेरे से स्पष्टीकरण मांगा
तो मैंने मई 2013 में एक रिपोर्ट दी सरकार को बना के, अपनी तरफ से मैंने अन्वेषण करके, क्योंकि बचाव करना था अपना। ये ट्रांजैक्शन प्योरली बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज विदाउट एनी क्विड प्रो क्यो इन्वॉल्विंग अ पब्लिक ऑफिस था या नहीं था। वो मई 13 में सरकार को दी। उस पर आगे इन्वेस्टिगेट करना सरकार का काम है। मेरा कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि जो चीज आप बोल रहे हैं, क्या ये प्योरली प्राइवेट ट्रांजैक्शन है? क्या आज वही कॉरपोरेट फर्म इनके संग ऐसा सौदा करेगा? बगैर क्विड प्रो क्यो यानी अदले के बदला के कोई इस प्रकार के सौदे क्यों करेगा? पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है? कई बार जैसे आपने शुरू में इंटरव्यू में कहा था कि कट 10%, 20%, 30% कट का आक्षेप लगाया ना, ये डायरेक्ट करप्शन है। लेकिन आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में डायरेक्ट करप्शन नहीं होता। दूसरे तरीके खोज लिए गए, काफी कन्वोल्यूटेड तरीके हैं। और आक्षेप करना मतलब है कि मुसीबत को अपने सर पे बुलाना है, क्योंकि इनको प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्वेश्चन है कि आम आदमी के संग क्या ऐसे सौदे होते हैं? तो हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो हमें एक स्टेटमेंट सर्टिफिकेट देना होता है कि हमने अपनी ये प्रॉपर्टी बेची इस कीमत पे या खरीदी इस कीमत पे, और ये देना पड़ता है कि ये मार्केट रेट है। और इनके संग हमारा कोई, इस पार्टी के संग हमारा कोई ऑफिशियल लेन देन नहीं है। अगर ऑफिशियल लेन देन है तो उसको हम उजागर करते हैं, डिस्क्लोजर करते हैं। हो सकता है आपके संग हमारा कोई ऑफिशियल लेन देन हो, आप मेरी कोई संपत्ति खरीदना चाहते हो या अपनी संपत्ति मुझे बेचना चाहते हो, लेकिन मुझे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आपके संग मेरा ऑफिशियल रूप में ये व्यवहार है। उस पर भी मैंने ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन किया, लेकिन ये आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पे ये मार्केट रेट है। तो यहां दो लेग है, एक तो जमीन खरीदना और जमीन बेचना। हो सकता है कि 58 करोड़ मार्केट रेट हो, 58 ही नहीं, उसने बाद में इस पर और भी पैसे खर्च किए लाइसेंस को रिन्यू कराने में। लाइसेंस रिन्यू होता रहा बाद तक, मेरे ख्याल से 2021-22 तक रिन्यू होता रहा, और उसमें भी कई करोड़ खर्च हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट उस कॉरपोरेट ग्रुप की 58 करोड़ ही नहीं थी, इस पे 70 करोड़ पार कर चुकी थी मेरे लास्ट काउंट पर। तो एक ये, दूसरा जिस फर्म ने इनको बेचा 7.5 करोड़ में, और 7.5 करोड़, हाँ, उन्होंने जो लाइसेंस फी दे रखी थी, तो ओंकारेश्वर को 15 करोड़ से ऊपर मिले थे इस जमीन के लिए। तो क्या वो उस समय का मार्केट रेट था? दो चीज है ना, एक 15 करोड़ में खरीदा और 58 करोड़ में बेचा, और उसके बाद उसका लाइसेंस को जीवित रखने के लिए 10-12 करोड़ और भी खर्च किए गए। लाइसेंस तो बहुत बाद में कैंसिल हुआ है।